डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन मेथड भी है और एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मेथड भी है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysearchy.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आज हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग और साथ में इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को हम यूज कैसे करते हैं। इस मेथड को डेवलप किया था रिचर्ड बेलबन ने 1950s में। तो चाहे मैथमेटिक्स की बात करें या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें, दोनों में ही इस मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिकर्सिवली सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं और उस रिकर्शन में कुछ ऐसा नेचर हम लोगों को देखने को मिलता है जिससे कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी प्रॉब्लम्स को डायनेमिक प्रोग्रामिंग से सक्सेसफुली हल कर लेंगे, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें उन प्रॉब्लम्स को भी समझना होगा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स है जिसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं ये समझने का कि हम किस तरह की प्रॉब्लम्स में डायनेमिक प्रोग्रामिंग को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना कि जैसे कोई कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम है, उसको हम रिकर्शन से सॉल्व कर रहे हैं। अब रिकर्शन होता है तो फंक्शन बार बार खुद को कॉल करता है, पर मान लीजिए कि इन बहुत सारे कॉल्स में से कुछ कॉल्स ऐसे हैं जिसमें सेम इनपुट के लिए कॉल किया गया। तो सेम इनपुट के लिए उसको फिर से कॉल करने का मतलब है कि आप रिकैलकुलेशन कर रहे हो फॉर द सेम इनपुट। अगर हम ये रिकैलकुलेशन ना करें तो हमारा लॉजिक एफिशिएंट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? तो हमने अगर एक बार कैलकुलेशन किसी इनपुट के लिए कर लिया है, अगर हम इसको याद रख लें इस रिजल्ट को, तो नेक्स्ट टाइम हमें दोबारा से इसको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा फॉर द सेम इनपुट, और हमने जो मेमोराइज करके रखा हुआ, हमने जो याद करके रखा हुआ है इसका सोल्यूशन, हम उसको डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एफिशिएंसी हमारे लॉजिक की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, तो इस मेथड का, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हमने उसे पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कन्वर्ट कर लिया। जिसका मतलब सीधी सी बात यह है कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था पहले, लेकिन डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके हमने बहुत कम टाइम में सेम प्रॉब्लम का रिजल्ट निकाल दिया। तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। हम पहले तो बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग के इसका प्रोग्राम बनाएंगे और बाद में फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के साथ इसका प्रोग्राम बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं फिबोनाची सीरीज के। फिबोनाची सीरीज के लिए हमें nth टर्म निकालना होता है। अगर हमें फिबोनाची सीरीज नहीं मालूम है तो पहले हम फिबोनाची सीरीज के बारे में देख लेते हैं कि वो क्या होती है। तो देखिए, फिबोनाची सीरीज का ऐसा है, फिबोनाची सीरीज में सबसे पहला टर्म 0 होता है, फिर 1, फिर 1। देखिए, सीड वैल्यूज इस सीरीज की शुरुआत की दो टर्म्स हैं, 0 एंड 1। बाकी सारी टर्म्स प्रीवियस टू टर्म्स का सम है, यानी पहली दो टर्म है 0 और 1, उन दोनों का सम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 0 + 1 = 1। तो वो हो गई हमारी नेक्स्ट टर्म, यानी थर्ड टर्म। और उसके बाद फिर हम प्रीवियस टू टर्म यानी 1 और 1 दोनों का सम करेंगे तो आ जाएगा 2। फिर 1 + 2 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3। फिर 2 + 3 करेंगे तो आ जाएगा 5। 5 + 3, 3 + 5 करेंगे तो आ जाएगा 8। 5 + 8 करेंगे 13। 8 + 13 कर देंगे तो हो जाएगा 21। 13 + 21 कर देंगे तो ये हो जाएगा 34। 21 और 34 को ऐड कर देंगे तो 55 हो जाएगा। 34 और 55 को ऐड कर देंगे तो ये 89 हो जाएगा। और इस तरीके से ये सीरीज बनती जाएगी और टर्म्स आते जाएंगे। देखिए, कई जगह पर आपने देखा होगा फिबोनाची सीरीज की स्टार्टिंग कभी 1 से करते हैं, कभी 0 से करते हैं। देखा जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप 0 से भी कर सकते हैं, 1 से भी कर सकते हैं, बट कुछ जगह पर लॉजिक ही दिया जाता है कि 1 से करना ज़्यादा बेटर है, कुछ जगह पे लॉजिक दिया जाता है कि 0 से करना बेटर है। लेकिन मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है कि ये 0 से ही हम स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो सीड वैल्यू जो है वो 0 और 1 है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 0 है कि 1 है, ठीक है। तो एक लिहाज से सोचें कि फर्स्ट टर्म कौन सी है, तो इस सीरीज में फर्स्ट टर्म है 0। लेकिन एक दूसरे एस्पेक्ट से भी इसको बताया जाता है, इसके कई मैथमेटिकल रीजंस हैं, लेकिन जो मैं आपको सीधे सीधे तौर पर बात बता रहा हूँ कि हम ये मान लें कि टर्म्स स्टार्ट हो रही हैं 0 से, यानी 0 टर्म, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट इजी रहे आपके लिए मेरी बात समझना। ये टर्म की वैल्यू लिख रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8 टर्म, 9 टर्म, 10th, 11, ठीक है। इस तरीके से ये मैंने कुछ टर्म्स लिख दिए हैं यहाँ पर, ओके।
तो हम टर्म की जो वैल्यूज बोल रहे हैं, तो हम टर्म की काउंटिंग 1 से स्टार्ट ना करते हुए 0th पोजीशन से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो n क्या होगा, n मेरे लिए है टर्म की, कौन सी टर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, nth टर्म। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज का nth टर्म निकालने का हमको प्रोग्राम बनाना है। अब इस प्रोग्राम को बनाने का क्या तरीका हो सकता है, लॉजिक सिंपल है, हम इसको इटरेटिव मेथड से भी बना सकते हैं, रिकर्सिव मेथड से भी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं रिकर्सिव मेथड से ही बता रहा हूं, इटरेटिव मेथड से मैं अभी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हम जो रिकर्सिव मेथड है उसी को ऑप्टिमाइज करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके। तो अभी बिना डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किए मैं इस प्रोग्राम को आपको बनाकर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये मेरा आईडी, जिसमें मैं मेन फंक्शन बना देता हूँ। मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक फंक्शन को कॉल करेंगे, दैट इज फिब, और फिब फंक्शन में मैं कुछ वैल्यू पास कर दूंगा, लेट्स से 10th, मुझे 10th टर्म निकालनी है या 5th टर्म निकालनी है, ठीक है, 5th टर्म निकालनी है। तो ये 5th टर्म मुझे निकाल कर देगा। अब ये जो 5th टर्म का रिजल्ट देगा उसको मैं प्रिंट भी करा देना चाहता हूं, तो ये मैंने कर दिया %d, और ये फिब 5 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, ये फिब फंक्शन अब डिफाइन करने जा रहा हूं। तो ये फिब फंक्शन कैसा बनेगा, इंट फिब और n। तो यहां पर n क्या है, n जो पर्टिकुलर टर्म आप चाह रहे हो निकालना वो है। तो अगर मैंने 5 पास किया है तो n की वैल्यू 5 है, तो मुझे 5th टर्म निकालना है। तो 5th टर्म कैसे निकाली जाएगी, सिंपली फिब को कॉल करें, फिर से रिकर्सिवली हम कॉल कर रहे हैं, और हम 4th टर्म निकाल लेते हैं। जो भी 4th टर्म आएगी उसके बाद हम 3rd टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है, 3rd टर्म निकाल लेते हैं। दोनों का सम करेंगे तो 5th टर्म आ जाएगी, क्योंकि 3rd और 4th टर्म का सम करेंगे तो ही तो अगली टर्म बनेगी। लेकिन हमेशा 5th टर्म के लिए ही नहीं पूछा जा रहा होगा, तो इसलिए n के टर्म्स में हमें ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे n-1 और n-2, फाइन, और जो भी रिजल्ट आए उसको आप करा दीजिए रिटर्न। ये मैंने रिटर्न करा दिया। लेकिन सीड वैल्यू के लिए सोचिए, अगर n की वैल्यू 1 है या 0 है, तब आप क्या करेंगे। तो उस समय तो आप रिकर्शन करेंगे नहीं, क्योंकि उसके पहले तो 2 टर्म्स है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, यदि n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू 1 है, इन दोनों में से कुछ भी है, तो हम लोग रिटर्न करा देंगे n की वैल्यू। अब n की वैल्यू 0 है तो 0 रिटर्न हो जाएगा, 1 है तो 1 रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि पहली 2 टर्म्स क्या है, 0 और 1 ही तो है, ठीक है। ये बन गया हमारा। अब मैं इसको एक बार रन करके आपको बता देता हूँ। देखिए होना क्या है, यहाँ पर मैंने 5 पास किया हुआ है, तो 5th टर्म बता देगा, और 5th टर्म 5 ही है। आप देखिए 5th टर्म 5 है। अगर हम देखें सीरीज में तो 5th टर्म क्या है, 5 है। अच्छा, अगर मैं देखूं 10th टर्म क्या है, तो मैं यहाँ से 10 पास कर सकता हूँ। तो ये मैंने रन किया, देखिए 10th टर्म आ रही है 55, यस बिल्कुल सही है। अब इसमें हो क्या रहा है ना, कि जैसे 5th टर्म आपने निकालना था, तो आपने फिब फंक्शन को कॉल किया और उसमें 5 पास कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि फिब 5 में क्योंकि n की वैल्यू 0 या 1 नहीं है, तो हमारा लास्ट वाला रिटर्न स्टेटमेंट चलता है, और उसमें हम कॉल कर लेते हैं फिब 4 को n-1, और हम कॉल कर लेते हैं फिब 3 को। हमने इन दोनों को कॉल कर लिया, गॉट इट। अब फिब 4 जब कॉल हुआ होगा तो फिर उसने रिकर्सिवली कॉल किया होगा फिब 3 को और फिब 2 को, यानी प्रीवियस 2 टर्म्स को निकालने के लिए इनको कॉल किया गया होगा। और इसी तरीके से फिब 3 ने कॉल किया होगा फिब 2 और फिब 1 को। देखिए जब फिब 0 या फिब 1 होता है तो फर्दर रिकर्शन नहीं होता, क्योंकि n की वैल्यू 0 या 1 है तो हम सीधे सीधे n की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन अगर वैल्यू n की 1 से बड़ी है तो फिर हम लोग रिकर्शन कर रहे हैं। जैसे फिब 3 के केस में हम लोग कॉल कर रहे हैं फिब 2 और फिब 1 को। फिब 2 के केस में हम लोग कॉल कर रहे हैं फिब 1 और फिब 0 को, ठीक है। अगेन फिब 2 के लिए हम कॉल कर रहे हैं फिब 1 को और फिब 0 को। अब आप देखेंगे यहाँ पर
सेम इनपुट के लिए रिकर्शन कई बार हो रहा है, फिब फंक्शन कई बार कॉल हो रहा है, फिब 0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम से फिब 5 है तो उसने कॉल किया है फिब 4 और फिब 3 को, फिब 4 ने कॉल किया है फिब 3 और 2 को, फिब 3 ने कॉल किया था फिब 2 और फिब 1 को, फिब 3 ने कॉल किया है फिब 2 और फिब 1 को। अच्छा, फिब 2 ने कॉल किया है फिब 1 और फिब 0 को, फिब 2 ने कॉल किया है फिब 1 और फिब 0 को, फिब 1 ने तो किसी को कॉल नहीं करा है, यहाँ पे तो सीधे रिजल्ट आ गया होगा, फिब 0 पे भी डायरेक्ट रिजल्ट आ गया होगा, ये फिब 1 पे भी डायरेक्ट रिजल्ट आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ फर्दर कॉलिंग नहीं हो रही होगी, लेकिन ये फिब 2 पर फिर से कॉल हुआ था और यहाँ पे फर्दर कॉलिंग नहीं हो रही होगी। लेकिन अब आप नोटिस करिए जरा, फिब 0 कितनी बार कॉल हुआ है। फिब 0 1 2 3 बार कॉल हो गया। फिब 1 कितनी बार कॉल हो गया है, तो हम देख रहे हैं कि फिब 1 1 2 3 4 5 बार कॉल हो गया। फिब 2 कितनी बार कॉल हो गया है, तो ये 1 2 3 बार कॉल हो गया। फिब 3 कितनी बार कॉल हो गया है, 2 बार कॉल हो गया। फिब 4 कितनी बार कॉल हो गया, 1 बार कॉल हो गया। फिब 5 1 बार कॉल हो गया। अब जरा सोचिए कि मैंने 5 का 5th टर्म निकालने की सोची थी, अगर मैं 10th टर्म निकाल रहा हूं तो ये ट्री कितना बड़ा बनेगा और उसमें कितने सारे रिकर्सिव कॉल्स जो होंगे फंक्शन के वो सेम इनपुट के लिए होंगे। तो ये जो रिपीटेड कॉल्स हैं फंक्शन के फॉर द सेम इनपुट, इससे टाइम अननेसेसरली ज्यादा लग रहा है। मतलब जो कैलकुलेशन हम कर चुके हैं उसको बार बार करना पड़ रहा है। इस टाइम को हमें बचाना है। इस टाइम को बचाने के लिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच को यूज करेंगे। तो हमारा आइडिया ये है कि हम लोग मेमोराइजेशन करेंगे, यानी कि हम लोग उसको मेमोराइज करेंगे ये एक बार रिजल्ट कैलकुलेट हो गया तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की मदद से। देखें इसमें क्या चेंजेस करते हैं। कई तरीके से इसको किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको अलग अलग जगह पर कोई भी पढ़ाएगा तो बता सकता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको भी आप समझ जाएंगे इजीली। जैसे मैं यहां पर एक एरे बना लेता हूं, F नाम का, कैपिटल F नाम का एरे बना लेता हूं। इसका साइज रख लेता हूं 10 फॉर द सिंप्लिसिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये और बड़ा साइज भी हो सकता है, हम इस एरे को डायनेमिकली भी बना सकते हैं, तो साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ऐसा भी हो सकता है। अभी इसमें मैं सिंबॉलिकली एक वैल्यू रख लेता हूं -1 सभी में, मतलब ये जो 10 जगह है हमारे पास इस एरे के अंदर, सभी में मैं -1 रख रहा हूं। तो -1 कितनी बार रख रहा हूं मैं, 10 बार। मैं लूप लगा के भी ये काम करवा सकता हूं। और कितने हो गए, 3 3 6 7 8 9 और 10, ये 10 बार मैंने -1 असाइन कर दिया। अब ये तो हमारा बन गया एरे। ये एरे के अंदर अगर -1 रखा हुआ है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, तो देखो इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स होगा टर्म, 0 टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लाइकवाइज। और जो उसके अंदर वैल्यू रहेगी वो होगी फिबोनाची सीरीज की उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू। तो जो भी इंडेक्स है वो है टर्म नंबर, और जो वैल्यू उस जगह पर रखी हुई है वो है उस फिबोनाची सीरीज में उस टर्म की वैल्यू। तो मुझे फाइनली ये चेक करना है, पहले तो सिंपल सा लॉजिक है कि क्या n जो फिब फंक्शन में n आया है वो क्या है, इंडेक्स। वो क्या है, कौन सी टर्म, nth टर्म। तो क्या इसके लिए मुझे पहले से आंसर पता है? अगर पता है तो मैं रिकर्शन क्यों करूं, मैं सीधे सीधे वही रिटर्न कर दूं। तो हम लोग यहां पर क्या करने वाले हैं, यहां पर एक इफ कंडीशन लगाते हैं और देखते हैं जो f फंक्शन है, सॉरी f एरे है, इसके अंदर अगर मैं इंडेक्स रखता हूं n, अगर इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 है, क्या अर्थ हुआ इसका? अगर n की वैल्यू कोई सी भी है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी वैल्यू है, तो जो टर्म आप निकालना चाहते हो उसकी वैल्यू इस एरे के अंदर ऑलरेडी रखी हुई है, क्योंकि उसके अंदर अब -1 नहीं है। और हमें मालूम है सीरीज में कहीं पर भी -1 तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो -1 हट चुका है, इसलिए मैं सीधे सीधे fn की वैल्यू को करा देता हूं रिटर्न। सिंपल, ये बात तो समझ में आ गई होगी। मतलब एरे में अगर रिजल्ट रखा हुआ है उस टर्म का तो वो सीधे सीधे करा दो रिटर्न। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि n वाले इंडेक्स के लिए अभी वैल्यू डिटरमाइन नहीं हुई है। तो हम ये देख लेते हैं कि क्या n की वैल्यू 0 है या
n की वैल्यू 1 है, क्योंकि अगर ऐसा है तो एफ n में असाइन करो n, तो n 0 है तो 0 चला जाएगा, 1 है तो 1 चला जाएगा, तो f0 में 0 चला जाएगा, f1 में 1 चला जाएगा। ठीक है, डिपेंडिंग कि n की वैल्यू 0 है या 1 है अगर तो। और मान लो ऐसा नहीं है, ठीक है, मान लो ऐसा नहीं है तो एल्स में आ जाओगे। एल्स में आए हो इसका मतलब n की वैल्यू 0 या 1 नहीं है, इससे बड़ी कुछ है। तो अगर इससे बड़ी कुछ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आपको क्योंकि कैलकुलेट करना है तो आप रिकर्शन करोगे, तो आप fib n-1 प्लस fib n-2 करोगे और इसका जो रिजल्ट आएगा वो fn में स्टोर कर दोगे। इस तरीके से fn की वैल्यू -1 की जगह अब जो अप्रोप्रिएट, जो करेक्ट वैल्यू होगी उस टर्म की वो आ जाएगी। fn में वैल्यू आ चुकी है, हमें इस fn की वैल्यू को करा देना है रिटर्न। ये मैंने fn की वैल्यू को करा दिया रिटर्न। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। अब ये देखते हैं कि मैं जैसे 5 पास करता हूं तो 5 पास करूंगा तो 5 ही आंसर आना चाहिए। लेट्स चेक इट। ओके, मैंने यहाँ शायद एक पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा लगा दिया है। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट आ चुका है 5, जो कि बिल्कुल सही है। तो अगर मैं यहाँ पर देता हूँ सपोज करो 9, तो 9th टर्म क्या है? 9th टर्म 34 आना चाहिए। यस, द आंसर इज 34। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसमें क्या फ़ायदा हो गया है हमारे को। जैसे मैंने fib 5 को कॉल किया था, fib 5, ठीक है, तो हमारे पास एक एरे था। तो हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रखी हुई हैं शुरुआत में। जैसे ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3, 4, 5, 6, then 7, then 8, then 9। ओके, 9 इंडेक्स तक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक एरे है और यही f एरे है और इनिशियली सब में क्या रखा हुआ है? -1 रखा हुआ है। और फिर जैसे मैंने fib 5 को कॉल किया तो fib 5 ने क्या किया होगा? fib 4 और fib 3 को कॉल किया होगा, क्योंकि fib 5 पर मतलब इंडेक्स नंबर 5 पे एरे में -1 रखा हुआ है, इसलिए रिकर्शन हुआ। ठीक है, रिकर्शन हो गया। ये fib 4 को कॉल कर दिया और fib 3 को कॉल कर दिया और दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसका सम हम रख देंगे इंडेक्स नंबर 5 पे। लेकिन उससे पहले fib 4, अब fib 4 पर भी इंडेक्स नंबर 4 पे भी अभी -1 रखा हुआ है, तो यहां पर फर्दर कॉल हो जाएगा fib 3 और fib 2। ठीक है, और fib 3 के लिए कॉल हो जाएगा fib 2 और fib 1। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जैसे fib 3 कॉल हुआ, कोई सा तो पहले होगा। तो मान लीजिए ये fib 4 ने जिस fib 3 को कॉल किया है वो पहले चल गया, तो वो कॉल पहले चल गया तो उसका कैलकुलेशन पहले होगा। ठीक है, उसका कैलकुलेशन पहले होगा। तो fib 2 और fib 1 को कॉल कर लिया, राइट, और fib 2 का कैलकुलेशन पहले होगा तो fib 1 और fib 0 को कॉल कर लिया। देखिए सीक्वेंस की बात कर रहा हूं मैं, किस तरीके से ये चलता है, ऐसा हो रहा है। तो हुआ क्या होगा, सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? fib 5 से। fib 5 जैसी कॉल हुआ होगा तो उसने fib 4 और fib 3 को कॉल किया होगा, लेकिन fib 4 पहले कॉल होगा। मानते हो ना, पहले एक फंक्शन कॉल होगा फिर दूसरा कॉल होगा। फिर fib 4 ने 2 बार कॉल किया fib 3 और fib 2 को, लेकिन fib 3 पहले कॉल हुआ तो उस पर फोकस करिए। fib 3 ने fib 2 और fib 1 को कॉल किया है, जिसमें से भी पहले fib 2 कॉल होगा, तो पहले उस पर फोकस करते हैं। fib 2 ने fib 1 और fib 0 को कॉल किया है। जब fib 1 को कॉल किया तो हमारा जो लॉजिक है उसके हिसाब से, क्योंकि n की वैल्यू जो भी है अभी तो एरे में -1 रखा है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और यहां पर क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, n की वैल्यू क्या है? 1 है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो
F1 में 1 चला जाएगा, तो F1 में 1 चला जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा 1 आ गया और यही वैल्यू रिटर्न भी हो गई होगी, क्योंकि ये जब F1 में 1 चला गया उसके बाद एल्स तो चलेगा नहीं, रिटर्न Fn हो जाएगा। फाइन। उसके बाद जब fib 1 चल गया तो फिर fib 0 चलेगा। अब जब fib 0 चला तो उसमें भी देखिए सेम कोड ही तो वर्क करेगा। ये इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, फिर से ट्रू हो जाएगी, F0 में 0 जाएगा, तो 0 में 0 वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। डोंट बॉदर अबाउट माई राइटिंग। अब ये जो 0 आ गया तो यही रिटर्न भी हो गया, तो इस जगह पर 1 और 0 आ चुका है। 1 और 0 का सम होके रिजल्ट आ जाता है कितना, 1। और वो किस में स्टोर हो जाता है, पहले ये रिजल्ट आके F2 में स्टोर हो जाता है। तो F2 में क्या स्टोर हो गया, 1 स्टोर हो गया, और इस जगह पर आ चुका है 1, ठीक है, इस जगह पर 1 आ चुका है। अब fib 1 कॉल होता है, लेकिन fib 1 में क्या होता है ना, 1 इंडेक्स पे -1 नहीं है, इसलिए ये पहली वाली इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आगे कोई रिकर्शन नहीं होगा और F1 रिटर्न हो जाएगा। F1 की वैल्यू 1 है, इसलिए वो सीधे तौर पे यहां पर रिटर्न हो गया, तो 1 + 1 होके 2 आ जाएगा, तो इस fib 3 की जगह पर आ चुका है 2, और ये 2 इंडेक्स नंबर 3 पे स्टोर हो गया है। एंड देन fib 2 होगा कॉल, लेकिन fib 2 जब कॉल होगा तो क्योंकि इंडेक्स नंबर 2 पर -1 नहीं है, तो यानी 2 सेकंड वाली जो टर्म है उसकी वैल्यू हमें याद है, दैट इज 1, वो रिटर्न करा दी, तो 2 + 1 हो गया 3, तो ये fib 4 की जगह पर आ जाएगा 3, और यही 4th इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा। क्लियर। तो अब आप देख रहे हैं fib 2 जो कॉल होना था, fib 2 जो रिकर्शन करने वाला था वो नहीं हुआ। अब इसी तरीके से देखिए fib 3, देखो fib 5 ने fib 4 को कॉल किया था, अब वो fib 3 को कॉल कर रहा है, पर fib 3 का रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये फर्दर कॉल होंगे ही नहीं, और इस जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये जो 3 + 2 हुआ, इसका रिजल्ट आ गया 5। तो आप एक चीज नोटिस करें कि जो फाइनल रिजल्ट आया उसके लिए हर इनपुट के लिए एक एक बार ही कॉल हुआ फंक्शन, मतलब फर्दर रिकर्शन नहीं हो रहा है। तो ये जो फर्दर रिकर्शन नहीं हो रहा, हमने रिकर्शंस को रिड्यूस कर लिया, इससे इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी रिड्यूस हो गई और ये काफी एफिशिएंट हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इसमें जब ओवरलैपिंग कॉल्स होते हैं, यानी सेम इनपुट के लिए अगर रिकर्सिव कॉल रिपीटेडली हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके उस इनपुट के लिए रिजल्ट को रिमेंबर किया जाए, याद करा जाए, जैसे हम एरे में रख रहे हैं। तो फर्दर कॉलिंग के लिए रिकम्प्यूटेशन करने की बजाय हम जो याद कर चुके हैं, जो हमारा एरे में रिजल्ट रखा है, उसको यूज कर लेंगे और इससे हमारा काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा। तो ये है डायनेमिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि बहुत काम का हो सकता है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, उनको भी पता चले डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। और यदि आपको इस तरह के और वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार मैं यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ इस तरह के लेकर आ रहा हूँ। तो अभी बहुत सारे वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश भी कर चुका हूँ, अगर नहीं देखा हो तो आप उनको देख सकते हैं। मैंने कुछ वेबसाइट्स बनाई हुई हैं जिन पर इन सब वीडियोज़ के लिंक्स आपको ईजिली मिल जाएंगे, मेरे सारा कॉन्टेंट मिल जाएगा। तो अभी इस वीडियो के अंत में आपको सारी वेबसाइट के लिंक्स मिल जाएंगे, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आप देख सकते हैं, आपको मेरी सारी वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।